Good morning students. Today our topic is class 7th chapter number 3rd data entry. हमने प्रीवियस वीडियोस में क्लास 7th के फ्रैक्शंस कंप्लीट करा है, साथ ही साथ इंटीजर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं. अगर किसी स्टूडेंट नहीं कवर कर पाया तो प्लीज़ पहले वो विजिट करके उन्हें पूरा कंप्लीट करिए, देन थर्ड वन पे आना है. अब हम यहाँ डाटा हैंडलिंग पहले से पढ़ चुके हैं. डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, डाटा हमारे पास क्या है. हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके का डाटा आता है. जैसे कि हम कॉलेज या स्कूल की ही बात करें, वहाँ पर हमारे पास मार्क्स आते हैं. क्या आते हैं? मार्क्स. स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं, ईयरली मार्क्स आ रहे हैं, क्वार्टरली मार्क्स आ रहे हैं, हर टेस्ट के मार्क्स आ रहे हैं. तो उनको हाईएस्ट कौन, वीकर कौन, तो उन डाटा को अलग अलग करने के तरीके हमारे पास बहुत सारे. हमें देखना है कि कौन सी क्लास के मार्क्स मैक्सिमम वेरी कर रहे हैं, किस क्लास के मार्क्स कम वेरी कर रहे हैं. तो हमें डाटा को क्या करना होगा, वेल ऑर्गेनाइज करना होगा, वेल तरीके से अलग अलग करना होगा, ताकि हम हमारे काम की चीज़ों को इजी वे में कलेक्ट कर पाए, इजी वे में देख पाए. अब हमें किसी भी डाटा को कंपेयर करना है. जैसे कि क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या करना है, कंपेयर करना है. क्या करना है, कंपेयर करना है कि किसके हाईएस्ट मार्क है, किसके लोएस्ट मार्क्स है. तो हमें क्या करना होगा, सभी एक एक स्टूडेंट के मार्क्स को चेक करना होगा कि कौन ग्रेटर है, कौन लेस देन है. अगर हमारे पास कोई नया तरीका होता है, कोई ऐसा तरीका होता है कि देखने से पता चल जाए कि किसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे, किसके मार्क्स कम आ रहे, तो हम डायरेक्ट बता सकते थे. तो हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं. हमने पढ़ा है कि डाटा को अलग अलग कर लो, पिक्टोराइज कर लो, पिक्टोराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो. नेक्स्ट हमने पढ़ा है टेली मार्क पढ़ा है, टेली मार्क्स कर लो, बना लो टेली मार्क्स, 5 के ग्रुप बना लो. तो हमारा बिग डाटा भी क्या हो जाएगा, स्मॉल फ्रेम में ऑक्यूपाइड हो जाएगा. हमने छोटी सी जगह में पूरा डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया. उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बार ग्राफ पढ़ा, डबल बार ग्राफ पढ़ा, हिस्टोग्राम पढ़ा. ये हमने देख चुके हैं, हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं. यहाँ पर भी सेम आएगा. नेक्स्ट क्लास में भी आपको लाइन ग्राफ भी आ जाएगा कि लाइन ग्राफ क्या होता है, मैक्सिमम चीज़ें को कैसे बनाते हैं. अभी तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि इन डाटा को हमने कैसे ऑर्गेनाइज. अब ये बार ग्राफ आप पढ़ चुके प्रीवियस क्लास में भी. अब देखिए कि हमने और नई तरीके के डाटा की ज़रूरत है. कैसे? जैसे कि मुझे पूरी डाटा में से मिडिल वैल्यू चाहिए कि मिडिल वैल्यू कहाँ आ रही है. तो उसके लिए तो फिर मुझे पूरे डाटा को देखना पड़ेगा, फिर मेरे को एनालाइज करना होगा. अगर एक बार में निकल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ऐसे मेरे को अगर 2 महीने बाद वापस से देखना पड़े और मैं भूल गया कौन सी मिडिल वैल्यू थी, तो फिर से मुझे क्या करना होगा, उस पूरे वैल्यू को सॉल्व करना होगा. तो फिर हम इस टाइप की कंडीशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या निकाला है, एवरेज. क्या वर्ड देते हैं, एवरेज. और मैथमेटिक्स में उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन. क्या निकालना, अरिथमेटिक मीन. मीन निकालना मीन्स एवरेज निकालना. जैसे हम बोलते हैं ना, एवरेज डेली लाइफ में यूज़ करते हैं एवरेज. जैसे कि अभी आप डेली कितने आवर्स पढ़ते हैं, तो आप जनरली बोलते हैं कि अप्रोक्स 2 to 3 आवर्स. तो ये एग्जैक्ट डाटा सॉरी, हर दिन आप 2 to 3 आवर्स पढ़ते हैं नहीं. आप किसी दिन 1 आवर पढ़ेंगे, किसी दिन 3 आवर पढ़ेंगे, किसी दिन आपने 5 आवर पढ़ लिया. तो ये क्या है, वीक वाइज है, पूरा एक एवरेज है कि आप एवरेज पर डे कितना पढ़ रहे हैं. एक दिन आपने ज़्यादा पढ़ा होगा, एक दिन आपने कम पढ़ा होगा. तो जो ज़्यादा पढ़ा है वो इधर एडजस्ट हो गया, इधर दिन में. आपका एवरेज कहाँ से होता है, वीक में, मंथ में, कि मंथ में पर डे आप कैसा पढ़ रहे हैं. 1 आवर पढ़ रहे, 2 आवर पढ़ रहे, 3 आवर पढ़ रहे, तो वो ही क्या कहलाता है, मीन कहलाता है. आपका मीन क्या है, एवरेज क्या निकल रहा है. ठीक है, तो मीन निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड मीन. तो बहुत सिंपल सा है. आप क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डाटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी लिखते हैं, सम ऑफ डाटा. जो डाटा मिला है उसका क्या कर दो, सम कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा. कितने नंबर्स मिले आपको, कितना डाटा मिला है. 100% का मिला है तो 100 से डिवाइड करेंगे, 5% का मिला है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 7% का मिला है तो 7 से डिवाइड करेंगे. और यहाँ पर उस डाटा का क्या करेंगे, सम निकालेंगे.
जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। किसका निकालना है मीन? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का आपको क्या निकालना है? मीन। ठीक, तो पहले तो नेचुरल नंबर लिखे, कितने? फर्स्ट 5। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वेरी गुड, कहाँ से होते हैं? 1 से। तो देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। हमें इनका मीन निकालना है कि मीन क्या आ रहा है। तो हमने क्या लिखा? मीन का मीन क्या होता है? सम ऑफ गिवन डाटा। ये जो गिवन डाटा है उसका क्या कर दो? सम। तो सम करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन में क्या आ गया? नंबर ऑफ डाटा। कितना डाटा गिवन था? तो हमें कितने नंबर्स गिवन है? 5। 1 2 3 4 5। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 5। 5 से आपको क्या करना है? डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। यहाँ पर 15 अपॉन में क्या आ गया? 5 इस इक्वल टू कितना आ गया? ये 1 टाइम और ये 3 टाइम। तो आपका मीन कितना आ गया? एवरेज कितना आ गया? 3। एवरेज कितना आ गया? 3। तो ये हमारा क्या हो गया? मीन। अब यहाँ पर सेकंड ज़रूरत है, सेकंड कंडीशन, मोड। मोड क्यों फाइंड करते हैं? मोड की बात करें, हमने एक दुकान ली, एक एग्जांपल है, एक दुकान थी, मैंने मान लिया केक की दुकान थी या फिर केक की या चॉकलेट की दुकान थी, वहाँ पर चॉकलेट भी मिलती थी। आपने चॉकलेट खरीदी है, खाते भी है, पर्क आती है, किटकैट आती है, मंच आती है, 3 चॉकलेट वहाँ मिलती थी या डेयरी मिल्क मिलती थी। लेकिन वो जो शॉपकीपर था वो किटकैट ज़्यादा रखता था और पर्क ज़्यादा लगता था। वो ऐसा क्यों करता था? कभी आपने सोचा? किटकैट बहुत ज़्यादा मिलती थी, मैं जब भी किटकैट लेने जाता था उसकी दुकान पर किटकैट मिल जाती थी। लेकिन अगर मैं मंच लेने जाऊँ तो कभी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। ऐसा क्यों करा उसने? ऐसा करने का क्या रीज़न था? तो ऐसा करने का रीज़न ये था कि उसकी जो सेल्स फिगर थी, जो लेने वाले कस्टमर थे, जो ग्राहक आते थे लेने, वो किटकैट के ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू मंच और डेयरी मिल्क। ठीक, तो कुछ भी हो सकता है, मैंने तो ये एक जनरल एग्जांपल लिया है। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे को किटकैट पसंद है या फिर मंच पसंद है, आपको किटकैट पसंद है, मंच पसंद है, या फिर मैं कोई एडवर्टाइज कर रहा हूँ। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किटकैट बच्चों ने ज़्यादा खाई। ठीक, तो किटकैट ज़्यादा रखता था। हो सकता है किसी दुकान पे डेयरी मिल्क ज़्यादा होती है, तो वहाँ जो सेलिंग है उसके हिसाब से। तो ये जो मैक्सिमम फिगर आ रहा है वो हमको निकालना है। रिपीटेशन, क्या रिपीट हो रहा है, क्या कितनी बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उसके आने की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोड, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने बहुत सारी किटकैट, पर्क और डेयरी मिल्क सब मिला दी। ठीक, अब स्टूडेंट्स को बोला कि उसमें से पिक आउट करें, मतलब एक एक चॉकलेट निकालें। तो हमने देखा कि क्या हुआ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने डेयरी मिल्क निकाल ली। क्या निकाल लिया? मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने डेयरी मिल्क निकाल ली। तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हुई? डेयरी मिल्क का मोड क्या हुआ? ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर चॉकलेट्स। तो इसे ही हमने क्या बोला? मोड बोला। ध्यान से कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, मैक्सिमम। अब बहुत सिंपल से वर्ड्स में मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 3 5 4 5 3 2 2 5 6 1 4 3 2 2। ये एक डाटा है, ये क्या है? डाटा है। अब ये डाटा कैसा हो सकता है? आप सोच सकते हैं डाटा क्या हो सकता है? किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, टेस्ट वाइज क्या हो सकते हैं? मार्क्स हो सकते हैं, या रन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रन्स हो सकते हैं। लेकिन रन्स में 5 रन और ये नहीं होते 5, तो 5 को हटा दे तो बाकी रन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो सकते हैं? रन्स हो सकते हैं। रन कोई प्लेयर अगर दौड़ा है, ठीक है, तो इस टाइप का डाटा आपको गिवन होगा। तो आप देखिए
जो प्लेयर है उसने या फिर जो टेस्ट है उसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स क्या आ रहे हैं, सॉरी मैक्सिमम नहीं, रिपीटेशन क्या हो रहा है, कौन से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं आपके, कौन से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी। हम मोड देख के भी पहचान सकते हैं या टेली मार्क्स जो टेबल बनाते हैं टेली मार्क्स उससे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी यहाँ पर नंबर आएगा, जो लिखते हैं ना हम सीरियल नंबर, टेली मार्क्स और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका मोड भी क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी टाइम्स आया, 2, ये नंबर मैंने यहाँ किया और यहाँ पर क्या लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी, क्या लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी। 2 की फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स आया, रिपीट कितने बार हुआ, देखो 1 2 3 4 5, 2 कितने टाइम आया है, 5 टाइम्स आया, ठीक है, ये 5 टाइम्स आया। 3 कितने टाइम्स आया, तो देखो 1 2 3, तो ये 3 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। 4, तो 4 1 2, ये 2 टाइम्स आया, ठीक है। उसके बाद 5, ये मैंने 5 लिख दिया, तो 5 कितने टाइम, 1 2 3 टाइम्स। उसके बाद क्या मिला मुझे, 6 लिखा हुआ, तो ये 6 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, और 1 है तो 1 कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो नंबर कौन से, 1 से लेकर 6 तक, 1 नीचे भी लिख देंगे तो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं। तो देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज़्यादा हाइयर होगा वो आपका मोड होगा। तो देखिए हाइयर कौन है, 5, मोड क्या है, 2, रिपीटेशन किसका हो रहा है, 2, ठीक है। 5 तो उसका रिपीटेशन है, फ्रीक्वेंसी वो इतने टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन मोड क्या आएगा आपका, 2, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है वो आपका मोड होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 5 हो गया, ये तो गलत हो जाएगा, 5 रिपीट हो रहा है क्या, ओनली 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, 3 टाइम, तो ये तो गलत हो जाएगा। सिर्फ क्या करना है, कितने टाइप रिपीट हो रहा है वो मैक्सिमम है, उसके सामने जो नंबर है वो जो नंबर रिपीट हो रहा है वो हमारा मोड होगा, वो क्या होगा, हमारा मोड होगा। इस डेट के लिए ठीक, ये हमारा क्या हो गया, मीन और मोड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वन है मीडियन। क्या वर्ड लिया है मैंने, नेक्स्ट वर्ड लिखा है मैंने मीडियन। क्या वर्ड लिखा है, मीडियन। अब मीडियन वर्ड क्यों लिखा है, सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स मिडिल में लाना, हमें वो नंबर चाहिए जहाँ से दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल नंबर्स ऑफ डाटा हो और राइट हैंड साइड भी इक्वल नंबर ऑफ डाटा हो, दोनों ही तरफ क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ डाटा होना चाहिए। तो सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के लिए हम मीडियन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला ये ध्यान से समझना, बच्चे इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं मीन और मीडियन में। मीन तो बहुत सिंपल सा है, सम ऑफ डाटा अपॉन में नंबर ऑफ डाटा, मतलब कि जितना भी डाटा दिया उसका सम कर दो और जितना भी डाटा नंबर में दिया है उससे डिवाइड कर दो। 5 दिए तो 5 से डिवाइड कर दो, 7 दिए तो 7 से। मोड क्या होता है, रिपीटेशन, ज़्यादा रिपीट होने वाले नंबर को लिख दो मोड है। मीडियन क्या है, मिडिल की टर्म कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। आपको यहाँ पर अभी ऑड नंबर के लिए ही दिया है, इवन नंबर्स के लिए नहीं दिया है, तो मैं ऑड नंबर्स के लिए यही बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, 5 7 9 4 36 49 और 3। ये एक डाटा ले लिया मैंने, रेंडमली डाटा लिया, कोई सा भी डाटा हो सकता है, उसी टाइप से मैंने ये डाटा लिखा है, ठीक है, इस टाइप से लिखा हुआ है। अब आपको बताना है मीडियन, क्या वर्ड बताना है, इस पूरे डाटा का मीडियन क्या होगा, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालेंगे इस कंडीशन में, पहले तो आप या तो इस पूरे डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दो या फिर डिक्रीजिंग, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। पहले क्या करना है,
या तो असेंडिंग में जमाना है या फिर डिसेंडिंग में, दो में से एक में जमाना है, एक में, दोनों में नहीं, एक में, ठीक है। तो यहाँ मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देता हूँ, असेंडिंग में। इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। तो देखा सबसे छोटा नंबर पहले आता है, सबसे छोटा नंबर 3, उसके बाद 4, अगर याद नहीं रहे तो कैंसिल कर दो, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, उसके बाद क्या आता है 5, ये 5 लिख दिया, फिर क्या आएगा 7, फिर आपके पास 9, फिर 36 और फिर 49। अब देखना मीडियन मीन निकालते तो अलग वर्ड आता है। मीन क्या होता है? इस पूरे डाटा का मिडिल वाला नंबर, ध्यान से समझना, डाटा का मिडिल, ठीक है। ये वो क्या होता है, पूरे डाटा का सम करके मिडिल निकालता है, वो अलग होगा। और यहाँ पर मीडियन है, मीन्स जो डाटा गिवन है उसमें मिडिल टर्म कौन सी है, डाटा का मीडियन नहीं, मिडिल टर्म कौन सी आ रही है, मिडिल में क्या आ रहा है, वो दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस। मीडियन जो मीन होता है वो वेरी हो सकता है वो इधर की तरफ हो, लेफ्ट हैंड साइड में वेरी हो, या फिर राइट हैंड साइड में, डिपेंड करता है डाटा पर, अगर डाटा कौन सा आपको गिवन है, ठीक। यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लिया, मीडियन में, किस में जमा दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है मीडियन का। पहले तो एन लिखो, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है वो, नंबर ऑफ टर्म्स, या फिर डाटा भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ वैल्यू कितनी 7, एन की वैल्यू कितनी 7। यहाँ पर मीडियन होता है इज इक्वल टू n बाय 2, ये क्या लगा था, मतलब कि जो टर्म आएगी वो क्या होगी, पोजीशन होगी, क्या होगी, पोजीशन। उस पोजीशन पे नंबर जो होगा वो आपका मीडियन होगा, उस पोजीशन पे जो नंबर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। ध्यान से बात समझना, ये जैसे कि n/2, अगर फोर्थ यहाँ क्या आ जाता है, इसको सॉल्व करने के बाद 4 आ जाता है, तो फोर्थ टर्म, अगर 3 आ जाता है तो 3th टर्म, थर्ड जो टर्म होगी डाटा में, जो थर्ड टर्म होगी वो आपका मीडियन कहलाएगा। देखो निकालते हैं, अभी आपने n की वैल्यू कितनी निकाली 7, डाटा को गिन के, तो ये 7/2, एक्चुअल में इसमें 1 भी है, सॉरी 1, n+1/2, वो मैंने फार्मूला थोड़ा दूसरा लिख दिया था, n+1/2 होता है, तो यहाँ +1, ठीक, और ये यहाँ पर इनको प्लस करा तो 8/2, कितना हो गया, फोर्थ टर्म। कौन सी टर्म है, फोर्थ वाली टर्म हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म हो गई। तो देखो 1 2 3 4, तो ये फोर्थ वाली टर्म हमारी क्या होगी, आंसर। अब ध्यान से देखो, फोर्थ के राइट हैंड साइड में 1 2 3 टर्म, फोर्थ के लेफ्ट हैंड साइड में 1 2 3 टर्म, मीन्स हमने डाटा की मिडिल टर्म निकाली है, और मिडिल टर्म क्या है 7, मिडिल टर्म क्या है 7, तो ये फोर्थ टर्म क्या है आपका, मीडियन है। तो फोर्थ टर्म में कौन है, 7 है, तो मीडियन क्या होगा आपका, मीडियन क्या होगा 7, नंबर 7 आपका क्या होगा, मीडियन होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मीडियन के लिए क्या करते हैं आपको जो डाटा दिया होगा उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले जमाएंगे, फर्स्ट कंडीशन, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, ठीक है। उसके बाद एन निकालेंगे, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है, कितना डाटा है आपको काउंट कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यू, एन की वैल्यू आ गई, मीडियन का फार्मूला n+1/2 तक, ये टर्म आ गई, ये वो टर्म होगी जहाँ पर नंबर जो होगा वो आपका मीडियन होगा, ठीक है। तो ये लिख दी, उसके बाद हमने सॉल्व करा तो वैल्यू कितनी आ गई, फोर्थ, जो फोर्थ नंबर पर डाटा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पर प्रीवियस डाटा को नहीं गिनना है, किस में गिनना है, असेंडिंग ऑर्डर में जो डाटा लिखा है उसमें गिनना है, जो फोर्थ नंबर पर होगा, जो फोर्थ नंबर पे होगा वो हमारा क्या होगा,
मीडियन होगा। तो 4th नंबर पर क्या मिला था 7, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई, मीन, मोड और मीडियन। अब हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, हम किस टाइप से ग्राफ बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किस बार ग्राफ क्या होता है, डबल बार ग्राफ क्या होता है। आपने ये पढ़ा हुआ है 6th क्लास में, चीज़ें देखी हुई। बार ग्राफ, जैसे मैंने आपको एक कंडीशन में बोला था कि आपको एक स्टूडेंट्स का डाटा मिला हुआ है, उसके मार्क्स मिले हुए, साइंस, एसएसटी जो भी सब्जेक्ट्स है उन सभी के उसके मार्क्स टेस्ट वाइज मिले हैं। अगर आपको बोला गया है कि हर टेस्ट में किस में ज़्यादा मार्क्स थे, कौन से टेस्ट में ज़्यादा थे ये बताना हो, या फिर आपको बोला गया है कि एक टेस्ट के मार्क्स दिए, कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा है, तो आपको उस मार्क्स को कंपेयर करना होगा, सभी मार्क्स से कंपेयर करना होगा, एक एक मार्क्स से कंपेयर करना होगा, निकालना होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा। ये तो छोटा एग्जाम्पल है कि हमको समझ में आता है कि छोटा सा तो है, लेकिन अगर यही जो डाटा है वो ब्रॉड हो जाए, बड़ा हो जाए, आपको बोल दिया जाए 10 स्टूडेंट है, किसके ज़्यादा मार्क्स है किसके कम मार्क्स है, तो इट इज़ कॉल्ड टिपिकल। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं किसकी मदद से, बार ग्राफ की मदद से। ये ज़्यादातर हम जो ग्राफ पढ़ते हैं इनका ज़्यादातर यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में हम उनकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ ईजी टू रिप्रेजेंट। हमारा प्रीवियस जो परचेसिंग या फिर एक्सपोर्टिंग या फिर जो प्रोडक्शन है वो रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीवियस ईयर, पास्ट ईयर, 530 ईयर्स, प्रीवियस 5 ईयर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इजी पड़ता है, देखने से पता चलता है कि ग्रोथ हो रही है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, हम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, हमारे को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, देखने से पता चल रहा है। हमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पता चला कि 10 साल का डाटा दे दिया नंबर्स में, आपने 6 लाख का परचेसिंग करी, नेक्स्ट ईयर 7 लाख की परचेसिंग करी, ऐसे आपको डाटा संख्या मिली हुई है, नंबर्स मिले हुए, तो फिर आपको एक एक डाटा को कंपेयर करना होगा, कौन सा ये बड़ा है कौन सा छोटा है। तो फिर तो ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा, देखने से पता नहीं चलेगा कि कौन सा बड़े है और कौन सा छोटा है, कौन से ईयर में सेलिंग ज़्यादा हुई है कौन सी ईयर में सेलिंग कम हुई है, तो ये टफ हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने फिर क्या करा, देखने से पता चले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो बार ग्राफ का यूज़ करा। अब इसमें करते क्या है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। एक स्टूडेंट है, एक क्या है स्टूडेंट है, उसने एक टेस्ट दिया, उसके एसएसटी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश के नंबर्स दिए, ठीक है। तो वो मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ। अब यहाँ पर जो ग्राफ हम बनाते हैं उसमें 2 लाइन होती है, एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है और एक लाइन वर्टिकल होती है, ठीक है। दोनों आपस में मीट करती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। क्या वर्ड बोलते हैं, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट, मतलब कहाँ से आपने स्टार्ट करा है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये ओरिजिन है। और ये कहाँ पर होता है, 0 पर। ये कहाँ पर होता है, 0 से स्टार्टिंग होती है इसकी, ठीक है। 0 से इसकी क्या हुई, स्टार्टिंग हुई यहाँ पर। नीचे वाली एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या वर्ड बोला है, एक्स एक्सिस, ठीक। और ऊपर वाली एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या वर्ड बोला है हमने, वाई एक्सिस ली है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे लिखे हैं, मैंने जैसे ही लिख दिया मैथ्स, एम फॉर मैथ्स, साइंस SC, SST और इंग्लिश E फॉर इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पर मार्क्स कर दिए 1 to 10 लेके, तो देखो 2, 4, 5 नहीं 6, 8, 10, 12। मैंने 0 से 2 लिया है, ठीक। अब देखो यहाँ पर स्केल बनाना भी मैं बता दूंगा, आपने वैसे पढ़ा है 6th में, तो यहाँ पर एक साथ कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने नीचे
एक एक दो दो बॉक्स छोड़ के मैंने क्या ले लिए, सब्जेक्ट ले लिए। तो यहाँ पर ये वाली स्केल ज़्यादा मायने नहीं रखती है कि कौन से ले रही, मेन स्केल क्या है, ये वाली स्केल लिखना। ठीक है, स्केल लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या डिफरेंस लिया है, किसका डिफरेंस, कितना डिफरेंस लिया है हर लाइन पर, हॉरिजॉन्टल पे और वर्टिकल पर, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैथ्स में उसके मार्क्स आए मैंने मान लिए 8, फिर उसके बाद साइंस में उसके मार्क्स थे 7, तो 7 ये यहाँ पर। उसके बाद एसएसटी में जो मार्क्स थे वो थे उसके 10, इंग्लिश में मार्क्स जो थे वो 5, फाइव 10 7 और 8। ठीक है, अब देखिए अगर ये नहीं भी लिखा रहे, नंबर्स नहीं भी लिखा रहे, तो आपको दूर से देखने पर पता चल रहा है कि कौन सा बार बड़ा है। बार मीन्स ये जो रेक्टेंगल शेप में इनको बार बोलते हैं, ये रेक्टेंगल शेप में जो इनको क्या बोलते हैं, बार। कौन सा बार बड़ा है, ये जो एसएसटी का बार है वो देखने से लग रहा है कि बड़ा है। ठीक है, मीन्स जिसका बार ज़्यादा होगा उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, जिसका बार छोटा होगा उसके मार्क्स कम होंगे। तो एसएसटी में मार्क्स कैसे है, मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स। तो देखो दिखने पर किसका छोटा है, इंग्लिश का, तो इंग्लिश में क्या है, उसके मार्क्स कम है। तो देखने से पता चल गया ना कि मार्क्स किसके ज़्यादा है किसके कम है। तो इसी टाइप से हम किसी भी कंपनी, किसी भी डाटा को वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और दूर से ही देखने पर बता सकते हैं कि ग्रोथ हो रही है या फिर डिक्रीमेंट हो रहा है, या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीमेंट, प्रोडक्शन प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है बार ग्राफ बनाने का तरीका। स्केल, यहाँ पर स्केल मैंने वर्ड यूज़ करा था, स्केल लिखी जाती है। वाई एक्सिस पे हमने लिए स्केल, तो ये वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 यूनिट लिखे या फिर बॉक्स लिखे, 1 यूनिट लिखे या 1 बॉक्स। जैसे कि बार ग्राफ लेते तो आपने उसमें देखे छोटे छोटे से बॉक्स होते हैं, तो वो बॉक्स 1 यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो 1 बॉक्स की वैल्यू कितनी ली है मैंने, देखो यहाँ पर 2 ली है। कितनी ली है, 2 मार्क्स। ठीक, कितनी ली है, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 मार्क्स। इसको मैं रीड करना भी बताऊंगा बाद में आपको, नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको इसको रीड करना भी मैं बता दूंगा कि किस टाइप से रीड करते हैं उनको। एक लाइन, एक बॉक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 लाइन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस में तो ईच बॉक्स या 2 बॉक्स इज इक्वल टू 1 सब्जेक्ट लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ एक्स एक्सिस अगर आपने यहाँ पर भी वेरिएबल वैल्यू ली हुई होती है, कोई वैल्यू ली होती है, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, एक्स एक्सिस की भी स्केल लिख देते हैं। ठीक है, ये हुआ कंपैरिजन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि कभी कभी कंडीशन चेंज हो गई, जैसे कि ये टेस्ट 1 हुआ, सेकंड टेस्ट भी हुआ। कौन सा टेस्ट हुआ, सेकंड। ये क्या था, टेस्ट फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स थे उसके, सेकंड टेस्ट भी हुआ, मार्क्स आए। फर्स्ट टेस्ट के कंपैरिजन सेकंड टेस्ट में किस में ज़्यादा मार्क्स है, किस में कम मार्क्स है, अब पता करना है। तो फिर वही डाटा, पुराना डाटा देखो और अभी का डाटा देखो, फिर दिक्कत। क्या हम देख के बता सकते हैं कि प्रीवियस जो टेस्ट हुआ था उसमें किस में ज़्यादा मार्क्स थे और अभी जो टेस्ट हुआ उसमें किसके ज़्यादा मार्क्स? तो कैसे कर सकते हैं हम, कंपैरिजन, कंपेयर करके। कंपेयर के लिए क्या करें, नया बार ग्राफ। कैसा बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। क्या वर्ड यूज़ करा है, डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ कैसा बनाते हैं, देखिए ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो लाइन सेम है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो सेम लाइन है। सिर्फ हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ स्केलिंग भी सेम ले ली, ये 2 4 6 8 10 और ये 12। ठीक है, यहाँ 0 होगा, इनिशियल पॉइंट है। यहाँ पर मैथ्स पहले लिया था, साइंस, फिर एसएसटी और ये इंग्लिश। मैथ्स, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर मैं डिनोट भी कर देता हूँ, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पर पहले मार्क्स में पहले के लिए, जैसे कि मैंने पहला कितना था 8 लिया था, मैथ्स में कितने आते 8 मार्क्स आए थे।
सेकेंड पहले टेस्ट में 8 मार्क्स, सेकेंड टेस्ट में उसके इंक्रीज हो गए 9 मार्क्स आ गए। साइंस में कितने आए थे पहले? 7 मार्क्स मैंने ऐड करे थे, 7 मार्क्स। यहाँ पर डिक्रीज होके कितने मार्क्स आ गए उसके? 6 मार्क्स आ गए। कितने मार्क्स आ गए? 6 मार्क्स आ गए। उसके बाद एसएसटी में 10 मार्क्स थे, सेकेंड टेस्ट में डिक्रीज हो गए उसके 9 मार्क्स आ गए। इंग्लिश में उसके 5 मार्क्स थे, अगले टेस्ट में इंक्रीज होके 7 मार्क्स हो गए। अब यहां समझना, अब आपको दूर से देखने पर पता चल रहा है क्या कि कौन से मार्क्स फर्स्ट टेस्ट के, कौन से सेकंड टेस्ट के? ठीक। अगर कोई नया स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बनाया है, मेरे को पता है पहला वाला जो कॉलम है वो जो पहला वाला बार बनाया फर्स्ट टेस्ट का, सेकंड वाला बार बनाया सेकंड टेस्ट का। अगर कोई नया स्टूडेंट आता है, टीचर आता है, तो क्या दूर से देख के बता देगा कि फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स थे, सेकंड टेस्ट में कितने थे? नहीं बता सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, ईच बार जो अलग अलग फर्स्ट टेस्ट का बार था उसको अलग रंग से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कोई डिज़ाइन बना देते हैं। जैसे कि मैंने टेस्ट फर्स्ट के लिए ब्लैंक स्पेस वाला बार बनाया, टेस्ट सेकंड के लिए उसके अंदर लाइनिंग कर दी। तो मैंने देखो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, ये लाइनिंग कर दूंगा, सेकंड वाले में भी क्या कर दूंगा, लाइनिंग। ये क्या कर दी मैंने, लाइनिंग्स कर दी। तो आपको दूर से देखने पर पता चल रहा है ना, फर्स्ट टेस्ट कौन है, ये जो खाली स्पेस वाला है फर्स्ट है, और जो लाइनिंग करना हुआ है वो कैसा है, सेकंड टेस्ट के मार्क्स है। अब देखिए दूर से देखने पर कब पता चल जाएगा आपको। अब आपको ये बताना है, क्या बताना है कि फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स किस में ज़्यादा थे। तो आपको पता ही है जिसका बार सबसे बड़ा है वो उसमें ज़्यादा थे। सेकंड टेस्ट में किस सब्जेक्ट में ज़्यादा थे? तो देखिए बार किसका बड़ा है सेकंड वाले में, ये वाला फर्स्ट। मैथ्स में कितने हैं, 9 मार्क्स। तो देखने से, दूर से देखने से पता चल रहा है ना कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। इस डेट क्लियर, ये समझ में आया कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, हम कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कंपैरिजन करा है और यहाँ पर क्या करा है, एक डाटा को कंपेयर करा था, एक डाटा में ढूंढा था। यहाँ 2 डाटा में हमने कंपेयर करा, 2 टेस्ट में कंपेयर करा। इसी टाइप से हम कंपनी में भी करते हैं। जैसे कि फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन आपको गिवन है, सेकेंड ईयर का प्रोडक्शन गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, इस टाइप से कंपेयर कर लेंगे। या फिर आपको 2 कंपनी अलग अलग दी है, 2 कंपनी दी, कंपनी ए और कंपनी बी, आपको 5 ईयर का डाटा दिया हुआ है, उनका 5 ईयर का, तो आप उनका डाटा बना होगा, उनका क्या बना होगा, डाटा बना होगा। तो आप उसको देख के बता सकते हो कि कब प्रोडक्शन किसका ज़्यादा था, कौन से ईयर में कौन सी कंपनी, ए कंपनी या बी कंपनी का ज़्यादा था, वो देख के आप बता सकते हैं। सिर पर क्या करके बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं। उसी टाइप से जैसे हमने यहाँ बनाया था ना, इसमें और भी क्वेश्चन होते सकते हैं कि इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं सेकंड टेस्ट में, या फिर इंग्लिश में फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा है या सेकंड टेस्ट में ज़्यादा है, या फिर साइंस में फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा है या फिर सेकंड टेस्ट में ज़्यादा है। ठीक, वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चंस में। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। बार ग्राफ क्या होते हैं और आपका डबल बार ग्राफ क्या होता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंज एंड प्रोबेबिलिटी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हमने स्टार्टिंग मीन पढ़ लिया था, मोड पढ़ा, मीडियन पढ़ा, फिर हमने बार ग्राफ्स देखे। बार ग्राफ्स क्या होते हैं, किस टाइप से होते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक, क्यों बनाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों बनाते हैं। बनाना इजी है, उसको इंटरप्रिटेट करना इजी है, सिर्फ देख के पता करना रहता है कि कौन सी वैल्यू क्या है, लेस देन वो है। बाकी सारी चीज़ें इजी है, सिर्फ आपको क्या देखना है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी।
अब इसको ध्यान से समझे, प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की होने की क्या संभावना है, क्या कितना परसेंट है, क्या कंडीशंस है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि कल कोई लेक्चर लगेगा तो उसका चांस 50% है, हो सकता है लगे, नहीं भी लगे, ये भी हो सकता है। कोई कंडीशन बन गई, अब्सेंट हो गए, कोई टीचर अब्सेंट हो गया तो लेक्चर नहीं लगे, तो लेक्चर लगने की प्रोबेबिलिटी क्या है 50%। अगर बोल दिया डेफिनेट कल संडे है, कल लेक्चर लगेगा आपका 10 PM पे, तो डेफिनेट बोला गया ना, लेक्चर तो लगेगा। अब कौन से सब्जेक्ट का लगेगा ये नहीं बताया, लेकिन मतलब लगेगा मतलब श्योर है, प्रोबेबिलिटी है, पूरा परसेंट है कि लगेगा, 100% लगेगा। ठीक, ये कंडीशंस हैं। ठीक है, तो मैथ्स में किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है, कैसे निकालेंगे। ठीक, जैसे कि हम दो जनरल से एग्जांपल देखते हैं, आपने पढ़ा है कॉइन का और डाइस का। ठीक है, हम कॉइन से स्टार्ट करते हैं, हम सब देखेंगे कि किस टाइप से। जैसे कि मैंने कॉइन 1 ली, क्या ली, एक कॉइन ली। ठीक है, कॉइन कोई सी भी हो सकती है, उसमें आपको पता है 2 फेस होते हैं, टेल और हेड एंड टेल। ठीक, जैसे ही मैं टॉस करता हूँ, जैसे मैं किसी भी कॉइन को उछालता हूँ, फेंकता हूँ ऊपर की तरफ या कैसे भी फेंकता हूँ, तो मुझे दो में से एक ही फेस ऊपर की तरफ मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। क्या आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों में से एक आने की कंडीशन क्या है, टेल आने की कंडीशन क्या है, हेड आने की कंडीशन क्या है, कितने चांस है, क्या चांसेस है, कितना चांस है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। चांस है, कितनी चांस है, कितनी उम्मीद है। हम उम्मीद लगाते ना किसी से कि कितनी उम्मीद है। जैसे कि पापा बाहर गए, कोई ट्रिप पे गए, तो पापा गिफ्ट लाएंगे ये पक्का है, लेकिन जो हम सोच रहे वो लाएंगे, वो कितना चांस है। हमने बोल दिया कि पापा ये शर्ट इसी कलर में लाना, वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, या फिर वहाँ पर ऐसी फ्रेम मिलती है जो कहीं नहीं मिलती, वो लेके आना। तो हो सकता है पापा बिजीनेस होने के कारण कोई दूसरा गिफ्ट लिया, या तो हो सकता है वो ही लिया। तो उम्मीद होती है ना अंदर से उम्मीद, तो वो ही क्या है, चांस, प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर चांस कॉइन्स में देखें तो देखो यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी नहीं, कंडीशंस, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो मतलब कि ये दोनों क्या हो गए, आउटकम्स हो गए, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक, तो इससे हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स। क्या वर्ड बोला मैंने, आउटकम्स। एक कॉइन की बात कर रहा हूँ, 1 कॉइन को टॉस करा तो या तो हेड आएगा या टेल, ये क्या हमारे आउटकम्स हैं। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी होती है P ऑफ E। P ऑफ E क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कोई सा इवेंट हो सकता है। ठीक है, अब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसको हम इवेंट बोलते हैं। क्या इवेंट है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो मिडिल में लिखते हैं ना, इवेंट रहता है। क्या रहता है, इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू इवेंट अपॉन में टोटल आउटकम्स, इवेंट अपॉन में टोटल आउटकम, या फेवरेबल इवेंट्स भी बोलते हैं, फेवरेबल ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऑब्जर्वेशंस। ठीक, जितने आपने टॉस करे वो आपको कहाँ लिखना है, नीचे की तरफ लिखना है, वो कंडीशंस है। अब देखिए ये फार्मूला सिंपल लिखने के लिए हमने कर दिया इवेंट अपॉन में टोटल, ये वर्ड समझना जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू इवेंट अपॉन में टोटल। जितनी बार इवेंट हुआ है, जितनी बार इवेंट आया है, वो हम ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स, कितने आउटकम्स हुए, टोटल कितने हैं। जैसे कि मैं यहाँ कॉइन की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ P ऑफ H। P ऑफ H क्यों लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो हेड कितनी बार आएगा, एक बार टॉस करा मैंने, ठीक है, तो हेड कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। एक बार टॉस करूंगा तो कितनी बार आएगा, एक बार। 2 बार टॉस करूंगा कितनी बार आ सकता है, अलग अलग हो सकता है। हेड कितनी बार आ सकता है, अलग अलग हो सकता है, वो कंडीशन अलग है। ठीक है, 3 बार टॉस करूंगा तो वो कितनी बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। तीनों बार में आ जाए, 2 बार में आ जाए, या तीसरी बार में नहीं आए, तो ये कंडीशन है टॉस करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर इवेंट अभी कितनी बार हुआ है, एक बार टॉस करा तो एक बार आएगा हेड, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1। हेड कितनी बार आया, 1।
और आउटकम्स कितने हैं, क्या पॉसिबिलिटी रहती है, तो आउटकम कितने हैं 2, तो नीचे कितना आ गया 2, तो 1/2 क्या हो गई प्रोबेबिलिटी, क्या हो गई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। उसी टाइप से P ऑफ T टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, 1/2 मतलब हाफ 50%। आप किसी कॉइन को टॉस करते हो तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 50%, चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है हाफ 50% से। उसी टाइप से टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 50% है, हाफ, ठीक है, ये क्लियर है। अब एक बात आपको प्रोबेबिलिटी में ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी आती है वो लाई करती है 0 to 1 के बीच में, कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होगी और कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से कम नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं होगी, क्या नहीं होगी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, इन दोनों के बीच में लाई करेगी। 1 हो सकती है इज इक्वल टू 1 हो सकती है किसी कंडीशन में, ठीक है, और 0 भी हो सकती है। मीन्स अगर मैंने बोल दिया कल जो सन है वो वेस्ट से राइज होगा, तो ये पॉसिबिलिटी है क्या वेस्ट से राइज होने की, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर मैंने बोल दिया कल सन ईस्ट से राइज होगा तो डेफिनेट होगा कल सन होगा ना राइज, तो ये क्या है श्योर है, श्योर मतलब फिक्स्ड होना, फिक्स्ड है, तो ये क्या हो गई 1, प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है 1, डेफिनेट होने वाला है, कंडीशन पॉसिबल है और होगी ही, आपके रोके रुकने से कुछ नहीं होगा, वो होगी, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 1। अब देखिए ये इवेंट हुआ है, ठीक, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से समझना लीजिए, P ऑफ H ये डैश नॉट प्रोबेबिलिटी नॉट हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, नॉट हेड नहीं है, हेड नहीं है मीन्स कौन होगा टेल, हेड नहीं आ रहा है मतलब क्या आएगा टेल है, और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, इसका ही मीनिंग क्या हुआ P ऑफ T, P ऑफ T मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, नॉट हेड, नॉट हेड का मतलब क्या है दूसरा वाला, दूसरा कौन है टेल, तो देखिए नॉट हेड और हेड दोनों की प्रोबेबिलिटी मिला दूँ या फिर हम बोले कि टेल और हेड की मिला दे तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि क्यों 1 होगी कि एक हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा है, एक कंडीशन पॉसिबल है और दूसरी नहीं हो रही है, तो इन दोनों को मिला के क्या होना चाहिए 1, पूरा कंप्लीट इवेंट होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी होना चाहिए। तो देखिए कैसे P ऑफ H प्लस P ऑफ H, P डैश ऑफ H इज इक्वल टू P ऑफ H इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी हेड नहीं आने की, प्रोबेबिलिटी हेड आने की, दोनों मिलके किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होती है। ये वैसे आप हाइयर क्लासेस में पढ़ते हैं लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि इस टाइप से जैसे आप MCQ क्वेश्चंस करते हो उसमें आपको ये काम दे सकता है। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 होता है, कैसे ये अपॉन में 2, 1 प्लस 1 2/2 कितना होगा 1, बात समझ में आ गई। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना आता है 1, कितना आता है 1 आता है। जैसे कि केक की बात करें हम, एक जनरल सा केक या चॉकलेट की बात करें, एक चॉकलेट थी, क्या थी चॉकलेट, अब मैं उसमें से आधी चॉकलेट खा गया, आधी चॉकलेट क्या कर गया खा गया, तो खाई हुई चॉकलेट और नहीं खाई हुई चॉकलेट दोनों को मिलाऊंगा तो कितनी होगी पूरी कंप्लीट चॉकलेट। उसी टाइप से यहाँ प्रोबेबिलिटी भी है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है श्योर डेफिनेट पूरी कंडीशन 1 होती है। अब नहीं होने और होने की दोनों को मिलाने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक,
मैंने 2 कॉइन्स ली। कितने कॉइन्स है? कितने कॉइन्स है? 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स को उछाल रहा हूं, ध्यान से समझना। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। पहले वाले पर, फर्स्ट सेकेंड वाले पर भी या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा। इन दोनों में से आ सकता है, ठीक है। तो देखिए मैंने दोनों को साथ में टॉस करा है, तो हो सकता है पहले वाले पर हेड आ जाए और दूसरे वाले पर भी क्या आ जाए? टेल। पहले पर हेड और दूसरे पर भी हेड, दोनों पर हेड आ गया। हो सकता है मैंने उछाला तो एक पे हेड आ जाए, दूसरे पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। ये भी कंडीशन हो सकती है, पहले पर टेल और दूसरे पर क्या आ जाए? हेड आ जाए। ये भी हो सकता है। फोर्थ क्या हो सकती है? दोनों पर टेल आ सकते हैं। दोनों पर क्या आ जाए? टेल आ जाए। दोनों पर क्या आ सकता है? टेल आ जाए। तो ये कंडीशंस भी हो सकती है। तो ये जो पॉसिबल कंडीशंस है इसको हम क्या बोलते हैं? आउटकम्स। ये क्या है? हमारे आउटकम्स है। क्या है? आउटकम्स। अब आउटकम्स निकालने का एक फार्मूला भी है। एक आउटकम्स निकालने का क्या है? फार्मूला 2 to the power n। कॉइन के केस में, किसके केस में? कॉइन के केस में। यह आउटकम्स निकालने का है, ठीक है। इसको इस टाइप से निकाल, इज इक्वल टू 2 to the power n। n क्या है वहां पर? नंबर ऑफ कॉइन्स। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स, 2 to the power n। नंबर ऑफ कॉइन्स अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट उसके आउटकम्स निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर एक कॉइन है तो n की वैल्यू 1, 2 की पावर 1, मतलब आउटकम कितने? 2। तो पहले वाले क्वेश्चंस में देखिए आउटकम कितने हैं? 2, ठीक है। अब देखिए अगर 2 कॉइन्स है तो 2 to the power 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4। आउटकम कितने आएंगे? 4। तो देखिए ये आउटकम्स है कितने हैं? 1 2 3 4। ये हमारे क्या है? आउटकम्स है ना। तो कितने आउटकम्स हैं? 4 आउटकम्स हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक, ये क्लियर है। फार्मूला आउटकम्स निकाल सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है तो आप किसी भी कॉइन के लिए उसके आउटकम्स निकाल सकते हैं। अगर 3 हो जाए तो 2 to the power 3, 2 की पावर 3 मीन्स कितना? 8 आउटकम्स आएंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में आप हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे। प्रोबेबिलिटी आपको एक चैप्टर के थ्रू आएगी, ठीक है। यहाँ पर ये आउटकम्स आ गए, प्रोबेबिलिटी निकालना सीख लेते हैं। आपको सेम वैल्यू आने के लिए, सेम वैल्यू ये हेड हेड या फिर टेल टेल साथ में आने की प्रोबेबिलिटी पूछ ले तो सेम फेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम फेस आने की, सेम फेस मतलब हेड हेड टेल टेल। हेड हेड कितनी बार आ रहा है? एक बार। टेल टेल कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो 1 + 1 2। सेम फेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 टाइम्स आ सकते हैं। या तो हेड हेड आ सकता है या तो टेल टेल आ सकता है, ठीक है। तो इवेंट होने की, जो इवेंट मैंने लिया है वो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2 है। वो इवेंट होने की कंडीशन क्या है? 2 है, ठीक है। इवेंट होने की कंडीशन और टोटल आउटकम कितने हैं? 4। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू इवेंट कितनी बार है? 2 और टोटल 4, तो 1/2 हाफ है, 50% है कि अगर मैं 2 कॉइन्स को साथ में उछालूं और दोनों ही फेस पे या तो हेड हेड आ जाए या तो क्या आ जाए? टेल टेल आ जाए। कितनी है प्रोबेबिलिटी? हाफ है। कितनी है? हाफ, ठीक। यहाँ पर ये कॉइन्स का क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अब एक डाइस का देख लेते, फिर इसको यहाँ पर हम क्लोज करते हैं इस टॉपिक को। चलिए, हमने डाइस लिया। क्या लिया? डाइस, 1 डाइस लिया, ठीक। डाइस क्या होता है? स्क्वायर टाइप का बॉक्स होता है जिसमें हम सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, उसमें यूज़ करते हैं, ठीक। पासा खेलते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। अभी हम सब महाभारत देख रहे तो उसमें वो जो शकुनी मामा फेंकते हैं ना पासा, तो वो हमारा क्या है? डाइस है। तो देखिए
डाइस पर कितने नंबर होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स होते हैं डाइस पर। हर फेस पर एक नंबर लिखा हुआ था डॉट के फॉर्म में। अगर 1 लिखा है तो 1 डॉट, 2 लिखा है तो 2 डॉट्स, 3 लिखा है तो 3 डॉट्स, इसी टाइप से 4 लिखा है तो 4 डॉट्स, 5 लिखा तो 5 डॉट्स और 6 लिखा तो 6 डॉट्स। ठीक है, देखा अभी आप, हम ये चीज़ें ज़्यादा देख रहे हैं, डाइस के बारे में देखा है। ठीक, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना है। आपको बोल दिया है कि इवन, इवेंट क्या है, या ले लो ऑड नंबर आने की, ऑड नंबर। आपको बताना है कि अगर मैं कोई डाइस फेंकूं तो उस पर ऑड नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो आउटकम कितने हैं, तो ये क्या है हमारे आउटकम्स है। क्या है? आउटकम्स। कितने आउटकम्स है? 6। इसमें से कोई आ सकता है, 6 आउटकम्स है। इवेंट कितना है? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर कितने हैं हमारे पास, गिनिए, 1 2 और 3, ये ऑड नंबर्स है, 3 ऑड नंबर्स। ठीक, इवेंट कितना हो गया? 3। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू इवेंट 3 अपॉन में आउटकम्स। आउटकम कितने हैं? 6, 3/6, 1/2। तो किसी ऑड नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाँ, 50% है। उसी टाइप से आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसमें आपको एक सीरीज़ दे देंगे 1 से लेकर 20 नंबर्स तक, उसमें आपको पूछ लेंगे प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालो, ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालो। आउटकम्स क्या हो गए? 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक हो गए आउटकम्स। तो आपके पास आउटकम्स मिल गया, इवेंट मिल गया, उनको काउंट कर लो कौन कौन आएगा और आप क्या निकाल देंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर है डाइस? अगर 2 डाइस हुए तो कितनी होगी? तो इसके लिए जैसे कि 2 डाइस है, जैसे जैसे हम डाइस बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना आप। 2 डाइस है, 2 डाइस लिए मैंने, ये 1 और ये 2। इस पे 1 आ गया, इस पे भी 1 आ सकता है। इस पे जैसे कि दोनों डाइस पे की, इस पे 1 आ गया, इस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, ये सारे नंबर आ सकते हैं। उसी टाइप से इस पे 2 आ गया तो इस पे भी फिर क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अगर इस पे 3 आ गया तो इस पे जरूरी है 1 2 3 4 5 6 में से कोई आ जाए। तो इसी टाइप से 2 डाइस को फेंकने की कंडीशंस कितनी हो जाएगी? आउटकम्स देखो, 1 1 1 दोनों पर आ गया, 1 2 दोनों पर आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया, 1 6 आ गया। ठीक है, ये पहली कंडीशंस। दोनों पर 1 1 आ गया, दोनों पर 1 2 आ गया, या दोनों में से मतलब एक पर 1 आ गया, दूसरे पर 2 आ गया। फर्स्ट पर 1 है, सेकंड पर 3rd है, तीसरा नंबर है। फर्स्ट पर 1 है और दूसरे पर 4 है, फर्स्ट पर 1 है और दूसरे पर 5, फर्स्ट पर 1 और दूसरे पर 6। इस टाइप के नंबर हो सकते हैं। उसी टाइप से 1 2 1 3 सॉरी 2 1 3 1 4 1 5 5 1 6 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 6 सॉरी 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आउटकम्स हुए हमारे। अगर 2 डाइस को फेंकते तो ये हमारे क्या हो गए? आउटकम्स हो गए। अब इसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। सेम नंबर कौन है? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 2 3 4 5 6 6 है ना। इवेंट क्या हो गया? 6। इवेंट कितने बार आ रहा है? 6 टाइम। और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 36। कितने हैं? 36। एक लाइन में 6 है, टोटल लाइंस कितनी है, रोज कितनी है? 6 6 × 6 36।
तो इवेंट प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, सेम फेस आने की 6/36 मीन्स 1/6, 1/6 क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, आपको यहीं तक है इस चैप्टर में डाटा हैंडलिंग में। बाकी जो मैंने क्वेश्चंस बताए, जो बीच बीच में मैंने क्वेश्चन करवाया है, उसी टाइप्स के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में है। ठीक, यहाँ पर आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है डाटा हैंडलिंग। थैंक यू। हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं 7th चैप्टर के, पहला, दूसरा, थर्ड, ये कौन सा वीडियो है, थर्ड वीडियो है। इस चैप्टर का ये फर्स्ट है, लेकिन इस क्लास 7th का ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने फ्रैक्शन पे बनाया था, सेकंड वीडियो इंटीजर पे बनाया, थर्ड वीडियो डाटा हैंडलिंग पर है। तो आपने अगर वो वीडियोस फर्स्ट और सेकंड नहीं देखे तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, देन ये वाला वीडियो। थैंक यू।